हेलो चैम्प्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम। इससे लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को उसका रिलेशन अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड प्लीज़ चैनल को प्यार देते रहिए एंड कंटिन्यू करिए वीडियो देखना। इसी तरीके से हम सारे अपने जो भी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, हमने जैसे पढ़ा है डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में भी, उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ये भी सेम रिलेशन होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 ईयर हो, ठीक है। बेसिकली हम उसको 1 ईयर ही लेते हैं, ठीक है। सो हमें जैसे पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड हमारा इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट से डिनोट करते हैं अभी, बिकॉज हम डेरिवेशन कर रहे हैं कुछ, तो देखने के लिए हम ये 1 डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके, इसको हमने सेकंड लिया। एंड थर्ड होता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इसको हमने लिया कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है, थर्ड लिया इसको। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जब सेकंड और थर्ड को इन फर्स्ट, जस्ट लाइक ए डी की जगह हम पुट कर देंगे सी प्लस आई एंड ए एस की जगह हम पुट कर देंगे सी प्लस एस। सो वी गेट सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, जस्ट लाइक दैट कंडीशन, ठीक है। बट हमें पता है यहाँ पे सी और सी कट सकता है बिकॉज इक्वल है दोनों साइड पे। सो एस इज इक्वल टू आई, यानी हमारा सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करने के 2 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट होता है ADAS अप्रोच एंड सेकंड होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आज हम दोनों ही अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कीन्स हमारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही फेमस, ठीक है। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए 2 अप्रोचेस हैं, जैसे कि हमने बताया ADAS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ओके। सो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ADAS अप्रोच अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थ्योरी, कीन्स को हम कीनेसियन थ्योरी भी कहते हैं, उनके नेम को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड कब, व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई, ठीक है, कर्व इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट। देखिए यहाँ पे टोटल आउटपुट इसलिए लिखा है बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई का एक्चुअली में मीनिंग जो होता है वो होता है एग्रीगेट टोटल आउटपुट। इस वजह से हम टोटल आउटपुट लिख सकते हैं, हम इसको एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब इकोनॉमी, ठीक है, डिटरमाइन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो हमारा है, जो हम सी प्लस आई से डिनोट करते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वो इक्वल होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। जैसे कि पता है AD होता है C प्लस आई कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस। देखिए हम जो कर्व बनाते हैं ना ADAS का, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन को करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में AD जो होता है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस दिखाता है, और AS होता है हमारा टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में कितना आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना कंट्रीब्यूट हुआ, ओके। सो इट इज़ डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि AS की लाइन होती है, हम उसको इनकम भी कर्व कहते हैं बिकॉज AS इज इक्वल टू द इनकम, ओके। सो ये लाइन होती है 45 डिग्री, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हाफ में बाइसेक्ट करती है और ये 45 डिग्री का ऐसे लाइन बनाती है, ओके। इसको हम वाई भी कहते हैं और हम इसको AS भी कहते हैं। वाई का मतलब हमें पता ही है इनकम होता है, जो कि इस लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर किया, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो AD और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, हम AD लिखेंगे। देखिए एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि C प्लस आई भी लिखूँ AD भी लिखूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, आप सिर्फ AD लिखिए, उससे भी काम चल जाएगा, ओके। सो AD कर्व जो है शो करता है डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या शो करता है? डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर ऑफ फर्म्स corresponding to the each level of income। देखिए ये शो क्या करता है,
वो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर्स और फर्म्स। देखिए एक्सपेंडिचर जो होता है ना एडी में बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो कंज्यूमर्स भी और फर्म्स दोनों करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर्स करते हैं, फर्म्स भी करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को लिखा है, कंज्यूमर और फर्म्स, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग टू द ईच लेवल ऑफ इनकम, जितनी लेवल ऑफ इनकम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे इनकम लिया है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिया है हमने एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा है एडी कर्व, जिसको हम C+I भी कहते हैं। हम एडी भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आप एडी भी लिख सकते हैं। और ये हमारा एस कर्व है, इसको हम वाई कर्व भी कहते हैं, दैट इज इनकम कर्व, ओके। सो जब ये मीट करते हैं एट पॉइंट ई तो ये होता है इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एडी और एस इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हुई हमारी, इस पॉइंट के नीचे हम आएंगे तो यही हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हुई। इसी को हम इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों कह सकते हैं, ठीक है। सो इस जो पॉइंट है ना ई पॉइंट, यहाँ पे एडी और एएस ना इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये एडी कर्व है, ये एएस कर्व है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ई जो है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा हमारा, बिकॉज एट दिस पॉइंट द स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में स्पेंडिंग है ना, ठीक है, वो इक्वल है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के। यानी जितना हमारे पास, हमें जितना कंज्यूम करना है और जितना इन्वेस्ट करना है पैसा, उस लेवल का आउटपुट ना ऑलरेडी इकोनॉमी में है, यानी टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है। इसीलिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पे इसलिए लिखा है ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। अब एक कंडीशन हो सकती है, देखिए या तो हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हमें। बट अगर मान लीजिए एडी जो है बड़ा है एएस से, वो कहाँ पे होगा, देखिए एडी यहाँ पे देखिए ऊपर है ना, ऊपर है ना एडी कर्व, और नीचे एएस कर्व है। यानी इस पॉइंट पे एडी ऊपर है, एएस नीचे है, यानी डिमांड इस पॉइंट पे ज़्यादा है, सप्लाई इस पॉइंट पे कम है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं, कंसिडर करते हैं ये पॉइंट को, ठीक है। आपके लिए मैं ईजिली हो जाए इसलिए बताता हूँ। देखिए अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। तो ये गैप दिख रहा है आपको, ये हमारा गैप है एक्चुअली में। तो ये क्रिएट हो जाएगा अगर हमारा एडी जो है बड़ा है एएस से। तो हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए ना, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चाहिए। हम यहाँ इनकम भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। आप परेशान ना हो इस वजह से आप यहाँ पर आउटपुट लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आउटपुट लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एडी अगर एएस के बड़ा है ये वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा है यहाँ पे जैसे एडी कर्व लाइज अबव द एएस कर्व, एडी कर्व लाइज अबव द एएस कर्व, ठीक है। इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। यानी प्रोडक्शन तो इस लेवल की है अभी मार्केट में, और हम मांग रहे हैं इतना, यानी हमारी जो फर्म्स हैं वो विलिंग क्या कर रही हैं, मतलब हमारी जो फर्म्स और कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं ना, उतना अभी फर्म्स जो है बना नहीं पा रही हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल कर रही है बिलो द डिजायर्ड लेवल। एक्चुअली में जो डिजायर्ड लेवल होना चाहिए उससे कम है, बिकॉज हम डिमांड इतनी कर रहे हैं और हमारे पास है इतना, ठीक है। तो क्या होगा, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, इन्वेंट्री का मतलब जो आउटपुट है उसको बैक टू दैट लेवल लाने के लिए क्या करेंगे, फर्म्स वुड रिसोर्ट टू इंक्रीज इन आउटपुट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल वेयर एडी इज इक्वल टू द एएस। यानी एक्चुअली में अगर फर्म्स इस पॉइंट पे हैं तो प्रोड्यूस करना चालू करेंगी वो, एंड वो इंक्रीज करेंगी एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे हमारा एडी एएस के इक्वल हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम वापस अचीव हो जाएगा। सेम कंडीशन हो सकता है कि हमारा एडी नीचे हो और एएस ऊपर हो, ये एएस का भी है, ठीक है ना। एक सेकेंड, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए, ठीक है। हो सकता है एएस ऊपर हो, एडी नीचे हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब एडी नीचे है एएस ऊपर है, यानी कि मतलब एडी लाइज बिलो द एएस कर्व के नीचे लाई करता है। इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स
वुड बी बाइंग लेस गुड्स, कम गुड्स बाय कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ठीक है, तो जो फर्म्स हैं हमारी वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, और हमारी जो कंज्यूमर्स और फर्म्स दोनों मिलके जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो उस लेवल का डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो हमारा AD नीचे हो गया है, AS ऊपर हो गया है एक्चुअली में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्लान्ड इन्वेंट्री ना ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि AD नीचे है, AS ऊपर है, इन्वेंट्री ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो इन्वेंट्री एक्चुअली में बढ़ी हुई है ना, ये हमारा ये जो इतना बढ़ी हुई है ना, इतनी इन्वेंट्री हमारी, हमको इतनी डिमांड है, इतनी अभी बढ़ी हुई है। तो क्या करेंगे इस लेवल पे, हमें वापस इक्विलिब्रियम में तो आना ही है, अचीव करने हैं इक्विलिब्रियम लेवल। तो क्या करेंगे, टू क्लियर दिस अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री फर्म प्लान टू डिक्रीज द आउटपुट लेवल। वो धीरे धीरे अपना जो आउटपुट इन्वेंट्री का आउटपुट है ना, उसको धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे, अनटिल द इकोनॉमी इज बैक एट आउटपुट लेवल, जब तक इकोनॉमी ना अपने आउटपुट लेवल वापस नहीं आ जाती, जहाँ पे AD और AS इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने समझ ली कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं है ना, तो इकोनॉमी अपने आप को रीएडजस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस अचीव हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको AD और AS के इक्विलिब्रियम लेवल वाला जो टॉपिक है, अप्रोच है, वो क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम मूव करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। जैसे कि हमने डिराइव किया था ना कि S और I भी इक्वल हो जाता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, ठीक है। तो अब ये वाली अप्रोच डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट I। यानी हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड वर्ड यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान रखें, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ओके, जो जब हमारा इक्वल हो जाता है ना, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल वहीं पे अचीव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्व किस तरीके से बना हुआ है। बेसिकली देखिए, ये हमारा AS कर्व है, ये हमारा AD कर्व है। एक्चुअली में ये पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ये है, ठीक है। और सेम टू सेम हमने सेविंग का और इन्वेस्टमेंट कर्व भी बनाया नीचे, उसके साथ साथ AD कर्व ऊपर बना हुआ है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, हम आउटपुट लेके चलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। सो देखिए, हमने इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था AD और AS को भी, और हमने सेविंग के कर्व को भी अच्छे से डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सेविंग का कर्व जो होता है ना, वो नेगेटिव Y एक्सिस से स्टार्ट होता है। दैट इज़, देखिए यहाँ तक हमारी ऊपर पॉजिटिव Y एक्सिस है, इसके नीचे हमारी नेगेटिव Y एक्सिस है। नेगेटिव Y एक्सिस से इसलिए स्टार्ट होता है बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है हमारा। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो होता है ना, उसकी वजह से सेविंग जो होता है वो डिससेविंग में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी सेविंग होती है वो डिससेविंग में कन्वर्ट हो जाती है, एंड हमारा इस वजह से सेविंग कर्व नेगेटिव Y एक्सिस से स्टार्ट होता है। ओके, सो अगर हमारा यहाँ से सेविंग कर्व स्टार्ट होता है नेगेटिव Y एक्सिस से, तो ये हमारा S कर्व है, इसको हम सेविंग कर्व कहेंगे। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ऑटोनोमस होती है, इट डजंट डिपेंड ऑन द इनकम, ठीक है। अगर इनकम बढ़ती है या घटती है, उस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, जस्ट लाइक कंजम्पशन that is denoted by C bar is autonomous consumption and the same like with investment, ठीक है। ये होती है autonomous investment। इसीलिए देखिए it is a parallel line, straight line parallel to x axis, straight line parallel to x axis है, ठीक है। तो हम ये जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी सेविंग है, एंड जो ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी ये सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ओके, तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो इक्विलिब्रियम लेवल आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। अगर हमें कभी भी निकालना पड़े तो हम इस तरीके से हम कर्व बना के शो कर सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन थोड़ा लिखना ही होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो I से डिनोट होता है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने डिस्कस किया। सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स showing that as income rises saving also rises, it means saving dependent on the income। अगर इनकम बढ़ती है तो चांसेस हैं कि सेविंग बढ़ेगी, अगर हम कंजम्पशन को नहीं बढ़ा रहे तो, क्योंकि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग होती है, ठीक है एक्चुअली में। तो इनकम बढ़ेगी तो चांसेस हैं कि सेविंग बढ़ेगा, इस वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ओके,
द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम में है, वेयर एस एंड आई इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो एट पॉइंट ई सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, सेविंग हमारा इक्वल है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब जैसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम लेवल से पीछे आ जाते हैं या इक्विलिब्रियम लेवल के आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम रीएडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमने एडीएस में किया, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम रीएडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, एस इज़ ग्रेटर देन आई, तो ये कब होगा, आफ्टर पॉइंट ई होगा। देखिए डायग्राम में देखिए, इस पॉइंट के आगे जाएंगे तो सेविंग ऊपर है और इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है। इट मीन्स इस सेविंग कर्व ऊपर है नीचे, तो इसका मतलब क्या है, एस इज़ ग्रेटर देन आई, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल है नहीं हमारा, यहाँ पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, देखिए इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, उतना कंज्यूम नहीं कर रही हैं जितना फर्म्स चाहते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन्वेंट्री राइज कर जाएगी अबव द डिज़ायर्ड लेवल, जैसे कि हमने एडी वाले कर्व में पढ़ा था कि इन्वेंट्री जो है डिज़ायर्ड लेवल से बढ़ जाएगी। तो क्लियर करने के लिए अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री को फर्म क्या करेगी, वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी, ठीक है, उस लेवल तक हमें फर्म जो है अपना रिड्यूस करेगी अपनी प्लान्ड प्रोडक्शन को। यानी जैसे जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस कर्व के साथ देखते हैं, इस कर्व के साथ देखते हैं कि एडी जो होता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और एएस होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों में कंजम्पशन है, कट जाएगा, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन तो है, दोनों का पार्ट तो कंजम्पशन तो है, यानी कंजम्पशन इस पॉइंट पे कंजम्पशन, इस पॉइंट पे आउटपुट ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है तो हम कंज्यूम कम कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली में जब फर्म्स जो है प्लान्ड जो इन्वेंटरी है उसको रिड्यूस करेंगी, तो क्या होगा, ये जो होगा ना इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस आ जाएगा। देखिए जब सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट कम होगी, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, कंजम्पशन, सेविंग का मतलब क्या, नॉट कंजम्पशन, बचा रहे हैं पैसा, जब पैसा बचा रहे हैं तो इन्वेंट्री बढ़ रही है मार्केट में, तो फर्म्स क्या करेंगी, धीरे धीरे इन्वेंट्री को रिड्यूस करेंगी, और जैसे जैसे इन्वेंट्री रिड्यूस होगी उसी तरीके से हमारी सेविंग भी रिड्यूस होगी, ठीक है, और हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे। सेम सेकंड केस है हमारा, अगर सेविंग लेस देन है इन्वेस्टमेंट से, ये होगा बिफोर पॉइंट ए। इस पॉइंट के पहले देखिए, इस पॉइंट में सेविंग नीचे है, इन्वेस्टमेंट कब ऊपर है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है, अभी हम इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड्स जो कंज्यूम कर रही है ना वो ज़्यादा कर रही हैं, सेव कर रही हैं लेस देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। एज अ रिजल्ट जो प्लान्ड इन्वेंट्री होगी ना वो डिज़ायर्ड लेवल के नीचे आ जाएगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्चुअली में यही होता है ना कि हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ परचेज़ कर रहे हैं, तो डिज़ायर्ड लेवल के नीचे आ जाएगी इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो फर्म्स नहीं चाहती, तो क्या करेगी फर्म, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री बैक टू द डिज़ायर्ड लेवल, फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते ना, तब तक फर्म्स क्या करेंगी, इन्वेंट्री को बढ़ाना चालू करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है, इंक्रीज़ करना चालू करेगी इन्वेंट्री, और हम वापस, अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री अगर बढ़ती है तो हम वापस इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी समझी, हमने एडीएएस की अप्रोच भी समझी, उसका एक्सप्लेनेशन समझा, उसका डायग्राम समझा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में आप कुछ भी पिन करिए, एंड आई विल रिजॉल्व दैट बाय मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट, ओके। और उसके लिए हम एक लाइव सेशन भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट, जो भी आपको डाउट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाउन पिन कर सकते हैं, ओके। बट मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। साथ साथ हम इंडियन को भी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, एक फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का, ठीक है, एंड जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज़ होती है फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, तो हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ये होता क्या है। हमारा ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला था, जिसमें हम दोनों अप्रोच पढ़ते हैं इनकम और आउटपुट लेवल को इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को एक बार डिस्कस करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट नाम से ही समझ आ रहा है कि सब लोग एम्प्लॉयड हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। देखिए क्या लिखा है, विलिंग, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, जो चाहते हैं काम करना और कर सकते हैं, एबल भी हैं, ठीक है, चाहते हैं और एबल हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो अभी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है, गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफ़िकल्टी। इट मीन्स जो चाहते हैं काम करना और कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जब उनको काम मिल जाता है किसी डिफ़िकल्टी के बिना, तो उसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सिंपल सा इसका यही डेफिनेशन है। द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ एवरी मैन गेट्स वर्क। लेकिन अगर एक्चुअली में डेफिनेशन ये वाली है, जो विलिंग भी हैं, कभी कभी बंदा काम ही नहीं करना चाहता तो आप थोड़ी ज़बरदस्ती काम कराओगे, तो ये वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि वो विलिंग नहीं है। हमें दो चीज़ें चाहिए, विलिंग भी है, एबल भी है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए, तो ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब लग गई, काम मिला हुआ है, बंदा काम कर रहा है, एंगेज्ड है। बट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गार है, ठीक है, उसके पास अर्न करने के लिए कोई अभी सोर्स नहीं है इनकम का। पहला अनएम्प्लॉयमेंट का जो केस है, ठीक है, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन सम अदर। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग एक जॉब छोड़ के, ठीक है, दूसरी जॉब के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक्चुअली में तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में है, बट अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने 1 नवंबर को जॉब छोड़ी एंड 15 नवंबर को उसको नई जॉब मिली, ठीक है। तो इसके पीरियड के जो 15 डेज थे ना, हम उसको कह सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, बिकॉज जॉब स्विच करी उसमें। सेकेंड है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच people remain unemployed due to mismatch between the unemployed persons and the demand for specific type of workers. स्ट्रक्चरल से आपको मीनिंग से क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कमी है, मतलब जितने लोग, जो लोग चाहिए ना काम करने के लिए, वो है नहीं एक्चुअली में। जो स्किल सेट चाहिए ना, वो एक्चुअली में है नहीं। यानी जो पीपल, देखिए, रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सनस एंड द डिमांड, की डिमांड चाहिए हमें हायर लेवल की, वो बंदा उसको उतना आता नहीं, अनएम्प्लॉयड इस वजह से है क्योंकि मिसमैच है बिटवीन देयर स्किल्स। अब मैं स्किल सेट में बोल रहा हूँ, यही होगा, बिकॉज डिमांड कहीं चाहिए उस पर्सन की उस काम के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है हमें, तो इस वजह से भी कह सकते हैं वो हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ जाएगा आपको कि कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है ना एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, तो इस वजह से हम उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ओके। सेकंड कैटेगरी होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब काम नहीं करना चाहता, सिंपल सा है, इनवॉलंटरी है, जब नहीं करना चाहता तो इस वजह से हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, चाहते हैं काम करना, एबल हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क, नहीं मिल रहा उनको काम नहीं मिला, उसको कहेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस वाले में फुल एम्प्लॉयमेंट हमने पता है कि विलिंग भी है, एबल भी हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और उनको काम मिल गया। इसमें विलिंग भी है, एबल भी हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क, सिंपल सा मीनिंग है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम जो हमारा ADAS वाला है ना कर्व, उसके थ्रू समझेंगे कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम लेवल लगाओ। इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है, देखिए दो तरीके के इकोनॉमिस्ट थे, एक कीन्स जो थे हमारे न्यू इकोनॉमिस्ट थे, एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारे,
देखिए इसका डिफरेंस हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास 12 से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है डेफिनेशन में, हम फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, इकोनॉमिस्ट, कीनीसियन और डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिक थिंकर्स हैं, ठीक है। बट वो रिलेटेड नहीं है आपके सिलेबस से, इस वजह से आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, खाली इतना ध्यान रखना, अगर आपको ये वर्ड नहीं लिखना मत लिखना, खाली डेफिनेशन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज़ अटेंड ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो था ना, हम ये ए सब कर्व है, ये AD कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा इनकम लेवल है, इसको आउटपुट भी कहते थे, एम्प्लॉयमेंट भी कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो अटेंड ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इस लेवल पे ना फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर नीडेड, वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो है ही नहीं यहाँ पे, इसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है। इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है AD होता है इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, खाली इतना वर्ड ऐड करना है, बाकी डेफिनेशन सेम है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। देखिए अभी हमारे को कर्व पता है, ये हमारा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ लिख देंगे। और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम AD भी लिख सकते हैं, C+I लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, यहाँ पे AD लिख सकते हो, यहाँ पे AS लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने हर बारी मिस करा है AS लिखना, बट हमको लिखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में, ओके। एट इक्विलिब्रियम ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो चाहते हैं काम करना, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कोई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सिंपल सा चीज़ है यही, ठीक है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एट इक्विलिब्रियम ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इस वैल्यू को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब कभी कभी होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, वो दो केस हम डिस्कस करते हैं। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। देखिए ये कर्व हमारा सेम टू सेम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, बट हो सकता है इसके पहले ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। कहाँ पे, ये हमारा नया AD कर्व है, ठीक है। ये एक्चुअल में AD कर्व यहाँ पे एक्चुअल लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होता, हमने एड्स को AD1 माना, और हमारा AS ये रहा, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कहेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज अभी भी हम ऊपर वाले इक्विलिब्रियम तक जा सकते हैं जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इस वाले कर्व पे जो हमारा ये आ रहा है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप ज़्यादा इसको कन्फ्यूज़ मत होना लेके कि हमें एक्चुअली में क्या अंडर क्या ओवर, समझ जाओ बस। ये वाले पे आ रहा है, इसके पहले आ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल के पे, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS, AD और AS तो इक्वल ही है ना, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। बस अभी यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, इट अकर्स प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के प्रायर ही ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, खाली इतना ध्यान रखना है। और थर्ड है हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओके। सो देखिए हमारा ये AD और AS कब है, एक्चुअली अब AD कब ऊपर शिफ्ट हुआ है, AD1 है, तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम लेवल फुल इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, बट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी ओवर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ऊपर आ रही है, जो कि होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड जाके आ रहा है। इट अकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे जाके आ रहा है। सो ठीक है, हमने ये अच्छे से क्लियर कर लिया, और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ है नहीं, है ना, बच्चा टॉपिक है, बच्चे की तरह निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, है ना। हमने सारा तो कवर कर ही लिया है, कुछ कुछ टॉपिक ही रह गए हैं, हो जाएगा सारा। कोई भी डाउट हो ना प्लीज़ कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊँगा या उसके लिए रिप्लाई करूँगा, ओके। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बट ये हमारा एग्ज़ाम में को न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस रिगार्डिंग। देखिए मल्टीप्लायर को हम डिनोट करेंगे के से, स्मॉल के से। ये क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, इसको हम चेंज इन इनकम भी कहते हैं वाई को, इसको चेंज इन वाई भी कहते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम को। तो ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू। देखिए इनकम क्यों इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट। तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की चेंज होने की वजह से अगर हमारे इनकम में कोई फ़र्क पड़ता है तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है। चेंज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जो चेंज हो रहा है इनकम है वो मल्टीपल है चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस। मल्टीप्लायर ये डिनोट करता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना टाइम, कितना गुना, कितना टाइम्स ऑफ हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा मीनिंग ये है। तो हमारा कितना इनकम इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीप्लायर और एमपीसी और एमपीएस का कंसेप्ट समझते हैं। एमपीसी और एमपीएस हमने इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एएस और एडी हमें पता है इक्वल होता है, ये होती है इक्विलिब्रियम लेवल। चाहे एडी एएस लिख लो, चाहे एएस एडी लिखो ना, एक ही बात है, स्टैंडर्ड तरीका इससे है, लेकिन ये डेरिवेशन करनी है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ए एस इक्वल टू ए डी है, ए एस होता है हमारा वाई, जैसे हमें पता था। ए एस को हम इनकम से भी डिनोट करते हैं, और ए डी होता है सी प्लस आई। ठीक है, ये जो हम बता रहा हूँ ना मैं, इस लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको देखो कि ए एस वाई क्यों है, ए डी सी प्लस आई क्यों है। ठीक है, तो अब अगर हम वाई में चेंज करते हैं तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। तो जैसे मैंने डिनोट करा है, चेंज इन सी और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय चेंज इन वाई से, ठीक है, डेल्टा से वाई से, वी गेट, इसको देखो डिवाइड करा, सी को डिवाइड करा और आई को डिवाइड करा, तो इससे तो ये कट गया, तो 1 आ गया। ठीक है, और चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई जो होता है उसको हम एम पी सी कहते हैं। इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई होता है एम पी सी। और अभी हमने पढ़ा के होता है हमारा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए, लेकिन अगर उल्टा लिखा है, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो यही हमने वहाँ पे लिखा 1 अपॉन के। तो 1 अपॉन के, तो के जो है के यहाँ आया। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए 1 इज इक्वल टू के इंटू एम पी सी, है ना, प्लस 1, ये इस तरीके से करके। ठीक है, हम के इधर ले आए, के इधर ले आए, ये हो गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, जो ये वाली कंडीशन आई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, हमने खाली इसको इधर ले आए हैं और इसको यहाँ ले आए हैं, इसको अपॉन मिला के, यही चीज़ की है, कुछ नहीं किया है। तो के हो गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद रखनी मत रखिए, खाली इतना याद रखिए, के को हम ये भी कहते हैं, के को हम ये कहते हैं, एक तो हम इसको ये भी कहते हैं। और हमें पता है कि हमने जैसे पढ़ा एम पी सी प्लस एम पी एस होता है 1, तो अगर एम पी सी 1, ये 1 इसकी यहाँ पे आया, 1 माइनस एम पी सी क्या हुआ, एम पी एस। ठीक है, एम पी एस, तो हम के को लिख सकते हैं 1 अपॉन एम पी एस, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम के हमारे 3 फार्मूला हो गए मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, वो के होता है 1 अपॉन एम पी एस। ये देखिए, डेरिवेशन आपको समझाने के लिए की गई। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कंडीशन, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस किया, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़, जैसे मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। और साथ साथ अगर आप नोट बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, आप साथ साथ नोट बनाइए, बिकॉज ये बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में बने रहिए इसी तरीके से, देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। एंड वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।